अब अपने एक रेशियो करने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो। इस रेशियो के बेसिस पे हम लोग एक आइडिया लगा लेंगे या आइडिया लगाने का कोशिश करेंगे कि बिजनेस में या बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पहले देखो ये कैसे होता है। सपोज अपना बिजनेस है, टाइम अच्छा चल रहा, एक्सपेंशन चल, तो पहले हम लोग 100 रुपए का सेल कर रहे थे, अब 150 का कर रहे थे, 200 का कर रहे थे। हम लोग का सेल्स यूनिट्स में भी बढ़ रहा था, दाम भी अच्छा खासा चल रहा, बढ़िया चल रहा। अब जितना भी सेल होता थोड़ा तो इन्वेंट्री इन हैंड रखते। मान लो 3 साल में अच्छा सेल बढ़ रहा, 100, 150, 200 तक अपने चले। तो हम लोग यही सोचे थे कि जितना भी सेल्स होता है उसका अच्छा 20% अपने इन्वेंट्री रखें या 10% इन्वेंट्री इन हैंड रखें। तो इन्वेंट्री इन हैंड कितना हो गया अपना 20। फिलहाल सेल्स अपना 200, तो अपना टारगेट था 10%। अपना कंपनी का पॉलिसी, सब अपना अपना हो सकता है कोई रैंडमली भी रख रहा हो, डज नॉट मैटर। अब नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जो भी हम लोग देख रहे हैं कि जो सेल है ना 100, 150, 200 करके जा रहा था, इस बार खाली 220 है। तो जब कंपनीज का बात होता है ना तो उन लोग का रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स होता है नॉर्मल। मतलब उन लोग कभी कभार जब अच्छा, और खासकर जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, एक्सपेंशन चल रहा होता है, तो इन लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा एक काम करो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लो, इस दाम में हमको हर महीना इतना क्वांटिटी चाहिए क्योंकि निकल जाए। तो बहुत बार सेल अगर घटता भी है, क्वांटिटी उन लोग अक्यूमुलेट कर लेता। दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन क्या होता है, हर महीना उतना ही कमाई होगा, कोई महीना खराब भी होगा, कोई महीना बहुत अच्छा भी होगा। तो ये सब के बेसिस पे भी कंपनी अगर मान लो कोई महीना कमती भी सेल्स होता है ना, इट्स लाइक ठीक है अगला महीना रिकवर कर लेंगे। कोई महीना खराब किसी का भी हो सकता है नॉर्मल। एक महीना खराब होगा, थोड़ी बोलेंगे रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया, वो काम भी नहीं होगा। तो उसके बेसिस से भी थोड़ा इन्वेंट्री क्या होता है, पाइल अप हो जाता है। चलो ठीक है, तो हम लोग का नॉर्मल ऑर्डर था कि हम लोग ठीक है हम लोग और थोड़ा इन्वेंट्री रख ली। नेक्स्ट क्वार्टर 250, तो देखो वापस से बढ़ गया। ठीक है चलो और ऑर्डर क्वांटिटी कर लो। अचानक अब थोड़ा सेल्स घट गया, 200 से 250, 250 से 200, कोई इवेंट भी हो गया होगा लेट्स। तो हम लोग क्या, अच्छा ठीक है ये तो इस इवेंट की वजह से घटा, अब वापस से जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा तेज हो जाएगा, तब वापस से हम लोग को इन्वेंट्री लगेगा। तो एक काम करो इन्वेंट, और अभी इन्वेंट्री सस्ते में मिल रहा है थोड़ा सा क्योंकि वो इवेंट हो चुका है, तो एक काम करो थोड़ा इन्वेंट्री ना पाइल अप करो ताकि बाद में नहीं लेना पड़े। तो पहले अपना अभी तक के लिए इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो कितना था, अभी कितना है, अब जैसे जैसे मान लो सेल घटते भी रहेगा, मान लो हम लोग और ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से माल निकलता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको रिप्लेनिश तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। हम स्पेशल ऑर्डर सब बना कर देंगे, ये सब नहीं देंगे। बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑर्डर है, जैसे मशीन चल रहा, तो मशीन तो आपका उतना तो फिर भी थोड़ा बहुत तो चलेगा, और लेबर को थोड़ी पत्ता के लिए बैठा के पैसा दे रहे हैं, उन लोग को काम तो कराएंगे। तो क्या होगा, अपने आप ये थोड़ा घटते रहेगा, ये भी घटेगा लेकिन ये कम घटेगा। मान लो इसको हम 70 तक ले, तो इट इज स्टिल क्लोजर टू 50%। तो क्या हो रहा है, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो अपना धीरे 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 बढ़ते जा, सिंपल विथ सोफा। तो जब पीक हो रहा होता है बिजनेस साइकिल, तो इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो अपने आप एक वो भी बढ़ते जाता है। देखो ये ठीक है, व्हेन एन एक्सपेंशन इज अप्रोचिंग इट्स पीक, सेल्स ग्रोथ बिगिंस टू स्लो। कितना जन को बेचोगे, पूरा कंट्री में आपका माल बिक रहा है, और कहां से लाओगे ग्रोथ, तो ग्रोथ तो घटेगा। एंड अनसोल्ड इन्वेंट्रीज अक्यूमुलेट,
दिस कैन बी सीन एज एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री सेल्स रेशियो अबव इट्स नॉर्मल लेवल। मान लो 3 साल का एवरेज ले लिया। Firms respond to this unplanned increase in inventory by reducing production। अब मान लो हम अपना प्रोडक्शन कम कर लिए या थोड़ा सा कम कर लिए, हम किसी ना किसी से तो लेते हैं ना माल, तो उसका भी सेल घट गया ना, वो किसी ना किसी से प्रोक्योर करता होगा, उसका भी सेल घट गया ना। तो एक फर्म अगर अपना माल कम कर रहा है तो धीरे 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 वो साइकिल करके सबका ही इफेक्ट कर जाएगा। ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं हो, इट विल टेक टाइम। आज हम 2 महीना होल्ड करेंगे ये सोच के कि ठीक है टेम्परेरी है, फिर हम रुकेंगे। सामने वाला 2 महीना 1.5 महीना होल्ड करेगा ये सोच के कि टेम्परेरी है, फिर वो होल्ड करेगा, कम कराएगा। तो ऐसे करके इट विल टेक टाइम। तो पूरे इकोनॉमी में इसका थोड़ा इफेक्ट आए, इसीलिए तुरंत तुरंत नहीं आता रिसेशन। आएगा तो बहुत गंदा आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेबलाइज करके वैसे करके आएगा कि सबके पास वो चीज पहुंच जाए। विच इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। Increase in inventories is accounted in the GDP statistics as economic output। हम तो GDP कर रहे हैं, GDP में प्रोडक्शन के ऊपर है, हम प्रोडक्शन बनाए जाओ GDP बढ़ता रहे। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज हो सकता है स्टार्ट हो गया हो, लेकिन मैं GDP बढ़, समझ रहे, वेदर प्लान्ड और अनप्लान्ड। An analyst who looks only at GDP growth rather than inventory to sales ratio might see economic strength rather than the beginning of a weakness। उसको तो लगेगा GDP बढ़ रहा, बाय करो, एक्चुअल में वहां पे वीकनेस है क्योंकि उसका माल ही नहीं बिक रहा। तो दोनों साथ साथ देखना पड़ता। चलो अब ये डिस्कशन करते हैं। मान लो हम लोग का फैक्ट्री है, एक मशीन है, एक ही मशीन 1 लाख यूनिट बनाता है, उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी। हम लोग के पास फिलहाल 95,000 यूनिट्स का ऑर्डर, काम चल रहा। अब थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन चल, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर जो भी 5,000 और यूनिट का ऑर्डर। तो अपने पास तो 1 लाख का कैपेसिटी था, अपने एक्सेप्ट भाई कर लो। अब वी आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। तो पहले एक ही मशीन, मैंने अभी तक तो एक ही मशीन है, तो जो एम्प्लॉई लोग लगते थे एट 95,000 सेम है एट 100,000। अपने को कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉय का हायरिंग का काम फिलहाल नहीं बैठ रहा। अब और एक ऑर्डर आया 2,000 यूनिट, तो अपने पास 1 लाख का कैपेसिटी था, वो तो फुल यूज हो रहा है, तो 2,000 यूनिट और कहां से लाए। देखो 2,000 5,000 यूनिट तक के लिए भी हम लोग नया प्लांट एंड मशीनरी नहीं खोलेंगे, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है, स्केल नहीं कर पाएंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। घूम करके हम लोग डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में काम करने लगेंगे, जो अभी किए लास्ट टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं ऑर्डर नहीं लेंगे, हम लोग उसको आउटसोर्स कर देंगे। हम लोग के जान पहचान में और कंपटीशन तो है ही, हम लोग क्या करेंगे, उससे ऑर्डर ले लेंगे, किसी और को आउटसोर्स कर देंगे, बीच में एक कट रख लेंगे, काम खत्म, जो भी बन रहा बन रहा। तो छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग नया प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक काम करो, कुछ वर्कर्स को, जैसे मान लो हम लोग का जो प्लांट एंड मशीनरी 12 घंटा चलता, कुछ वर्कर्स को ओवर टाइम करना, 5-6 हजार यूनिट एक्स्ट्रा बन जाएगा, काम हो जाएगा। एक और एक तरीका है कि टेम्परेरी बेसिस पे ओवर टाइम, तो इसके थ्रू पे अपना थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, चलो वो ऑर्डर वैसे भी मीट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका है जिससे अपने 2-3-5 हजार रुपए का खुदरा खातिरी ऑर्डर, इवन एट 10,000 ऑल्सो खुदरा खातिरी ऑर्डर अपने मीट कर सकते। मान लो करते 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 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट का ऑर्डर है, अब क्या करना, 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट का ऑर्डर। अब जब वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग का ऑर्डर ज्यादा आने लगेगा और अच्छा खासा आने लगेगा, तभी कोई भी बिजनेस ओनर बोल लो या बिजनेस बोल लो नया प्लांट या एक्सपेंशन करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। एक आध महीना एक्स्ट्रा ऑर्डर आने से कोई भी नया फैक्ट्री नहीं लगाएगा। हाँ, कंसिस्टेंटली अच्छा ऑर्डर आ रहा और साइजेबल हो जा रहा है, तो फिर भाई वो नया फैक्ट्री लगाएगा, उसका पैसा बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सिचुएशन में ही जब वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एक्सपेंशन चल रहा है, तो लोग नया फैक्ट्रीज, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे।
अच्छा नया प्लांट लग रहा है या नया मशीन लग रहा है, सेम एम्प्लॉय तो जरूरी नहीं है कर पाए। तो क्या हो गया, अब टेम्परेरी वर्कर्स नहीं, अब परमानेंट वर्कर्स का हायरिंग स्टार्ट। अब भाई और लोगों को लगे काम करने के लिए। तो पहले तो टेम्परेरी वर्कर्स थे, ओवर टाइम थे, उसके बेसिस पे काम निकाल दिए थे, लेकिन अब हमको परमानेंट और लोग चाहिए। तो हायरिंग परमानेंट पीपल भी का वो जर्नी जो है वो अब स्टार्ट हो। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन ये सब चीज होता है, फिजिकल एक्सपेंशन भी होता है आपका कैपिटल का, एंड आपका जो वर्कर्स है, हायरिंग फायरिंग है, परमानेंट वर्किंग सॉरी वर्कर्स आर आल्सो स्टार्टिंग टू बी हायर्ड। Clear? One of the ways that firms react to fluctuations in the activity is by adjusting their use of labor and physical capital. Adding and subtracting workers in lockstep with changes in economic growth could be costly for the firm. मतलब अगर तेज हो रहा है तो सबको मैंने हायरिंग कर लो परमानेंट, घट रहा है तो सबको निकाल दो, तो ये तो एम्प्लॉय मोरल के लिए भी ठीक नहीं। सबको लगेगा तो 2-3 महीने में फिर निकाल देगा उनको, तो कोई काम नहीं करेगा। यही बोल रहा है, इट वुड बी कॉस्टली फॉर द फर्म। दो तरीका से, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से भी होगा, दूसरा उन लोग का एम्प्लॉय मोरल लॉयल्टी पे भी इफेक्ट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों होगा, नॉर्मली ये सब कंपनी जब हायरिंग करते हैं दे डू इट विद एन एचआर एजेंसी। तो एचआर एजेंसी अपना कमीशन लेता पर एम्प्लॉय 1 मंथ 2 मंथ सैलरी। तो भाई उस जितना देर तक तो रखा ही नहीं, उतना का तो सैलरी एचआर वाला ही नहीं, तो इसीलिए काफी हद तक खर्चा बैठता। इंस्टेड फर्म्स, अच्छा उन लोग को ट्रेनिंग भी देना पड़ता, तो वो खर्चा अलग। Instead, firms typically begin by changing how they use their current workers, producing less or more output per hour by adjusting the hours they work, by adding and removing overtime. Only when an expansion and contraction appears likely to persist कि आगे भी ये चलेगा, they will hire or lay off. मान लो उन लोगों को लग रहा है आगे नहीं चलेगा, तो भाई ले ऑफ कर। टेम्परेरी अगर उन लोगों को लग रहा है 6-8 साल भर में रिकवरी है तो उन लोग कुछ नहीं करेगा, बड़ा कंपनी कुछ नहीं करेगा। लेकिन उन लोग को लग रहा है आगे जाके काम ही नहीं है इन लोग का, तो हायरिंग फायरिंग स्टार्ट हो। Similarly, because it is costly to adjust production levels by frequently buying and selling plant equipment, obviously ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री ले लेंगे बेच देंगे तुरंत तुरंत। Firms first adjust their production levels by using their existing physical capacity either more intensively or less intensively, depending on demand कैसा है. As an expansion persists, firms will increase their production capacity by investing more in plant and equipment. Contraction, firms obviously बेचेंगे नहीं, not necessarily sell the plant equipment outright, क्योंकि भाई वो फिर कोडियों के दाम पे बिकेगा, क्योंकि depreciation वाला काम है। They can reduce their physical capacity by spending less on maintenance. कि मान लो हर प्लांट में 50,000 रुपए का सालों में मेंटेनेंस लगता है, उसमें 3 पार्ट चेंज होता है, फिर लग रहा अरे यार ऊपर वाला छोड़ दो, आनी जानी है नहीं, अभी तो काम भी नहीं है, खाली 2 करा लो, तीसरा छोड़ दो। या मान लो पूरा फैक्ट्री में 6 एसी है सपोज, अरे खाली 3 का करा लो, बाकी 3 बाद में देखेंगे, क्या काम है, चलता तो है नहीं। वही चीज, spending less on maintenance or by delaying the replacement of equipment that is near the end of its useful life. मान लो हम लोग को पता है कि भाई ये डिप्रिशिएट होके खत्म हो चुका है, अब नया लेना ही है अपने, और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया, तो वो फास्टर होगा मशीन। बट एक काम करो, अगले साल थोड़ा धंधा चल लेने दो, फिर लेंगे, अभी लेने का कोई सेंस नहीं है, अभी ऐसे भी इसी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बिक नहीं रहा, तो नया प्लांट फास्टर हायर कैपेसिटी लेके फायदा क्या, तो चल रहा वही चलो वही चीज। Moving on, simple. Consumer sector activity. Consumer spending is the very important line. Is the largest component of the GDP. Depends on the level of consumers' current incomes and expectations about their future income. अगर हम लोग को लग रहा है आगे हम लोग ज्यादा कमा लेंगे, तो अभी सेविंग्स कम होगा। अगर हम लोग को लग तो अभी सेविंग्स कम होगा, तो मतलब अभी खर्चा ज्यादा होगा। खर्चा ज्यादा होगा मतलब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हायर इनकम लेटर, करंट इन्फ्लेशन बढ़ जाए, समझ रहे, एंड वाइस वर्सा।
As a result, consumer spending increases during expansions and decreases during contractions, क्योंकि contraction में उन लोगों को लग रहा था आगे जाके और पैसा नहीं आना, तो भाई और सेविंग्स अभी कर लो जो भी हल्का फुल्का आ रहा. Consumer spending in some sectors is more sensitive to business cycle phases than spending in other sectors. मान लो रिसेशन चल रहा, मस्त गाड़ी निकल रहा है 2-3 टन, टाटा सीरिया फिरिया लेना है, एकदम खतरनाक रिसेशन चल रहा है, टाटा सीरिया एकदम मस्त नया गाड़ी लॉन्च हो लेना, कितने चल लेंगे? जो लोग बहुत जो होते हैं ना, हर 2 साल में गाड़ी चेंज करेंगे, हर साल गाड़ी चेंज करेंगे, उन लोग इट्स ओके, छोड़ दो, बाद में देखेंगे अगले साल. तो ये सब हो गया साइक्लिकल नेचर. तो ये जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग घूम करके कंज्यूमर ही लेगा लास्ट में. ये डिपेंड करेगा तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में. जब टाइम अच्छा है तो भाई सीधा रोज रोज लिया जाएगा, जब टाइम खराब है तो मारुति 800 का तो मन नहीं करेगा, छोड़ दे, इट्स ओके. तो ये डिपेंड कर भाई चीज है कि सम सेक्टर्स इज मोर सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल देन अदर्स. तो साइक्लिकल नेचर इज मोर सेंसिटिव. इसको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं. ड्यूरेबल गुड्स इज हाईली साइक्लिकल. दे आर ऑफन हाई वैल्यू परचेजेस, स्टेटस सिंबल वाला होगा, लाइक गुच्ची उची, रोलेक्स फोलेक्स, वो सब चीजें. जब टाइम अच्छा है तो ही ये सब का सोचा जाएगा, खराब टाइम तो नहीं सोचा जाता नॉर्मली. Consumers are more willing to purchase high-value durable goods during expansions when incomes are increasing and economic confidence is high. During contractions, पूरा उल्टा. We postpone durable goods purchases until we are more confident कि भाई at least employment तो fix है, increment fix है, ये है वो etc. Future income जब तक नहीं दिखेगा ये सब काम नहीं होगा. Consumer spending on services is also positively correlated with the business cycle phases, but not to that extent. Services मान लो इनकम टैक्स फाइल करना, तो भाई वो तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो, तो वो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा. तो इतना सेंसिटिव नहीं है जितना ड्यूरेबल गुड्स है. बट अदर सर्विसेज क्या होगा, मान लो रेस्टोरेंट जा रहा है, तो भाई आप ताज के बदले थोड़ा लोअर में चले जाओ जब टाइम उतना नहीं है. जो ऑलरेडी लोअर में है भाई एक बार घर पे बनवा लो, तो वो भी इफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल से, उतना नहीं होता है जितना ड्यूरेबल गुड्स होता है. तो देयर आर सम सर्विसेज जो आपको ऐसे ही कराना पड़ेगा. मान लो घर का थोड़ा साफ सफाई हो गया, मेंटेनेंस हो गया एक्सेट्रा, ऑफिस का मेंटेनेंस हो गया एक्सेट्रा, तो दीज आर सर्विसेज. ये सब आपको ऐसे ही कराना पड़ेगा. तो ऑल दोज आर लेस सेंसिटिव. बट अदर सर्विसेज में मूवी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मान लो ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये सब सर्विसेज हो गए भाई, वो सब कम हो गया. Services include some discretionary spending, जैसे travel, lodging, restaurant, but they also include less discretionary, जैसे फोन का रिचार्ज, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा. Spending on non-durable goods such as food at home, household products, everyday use remain relatively stable. ये नॉन साइक्लिकल है, इसको डिफेंसिव भी बोलते हैं लोग.